सभी बच्चों को गुड मॉर्निंग। ये वीडियो उन बच्चों के लिए है जो 12th के एग्ज़ाम देंगे मार्च 2025 में, और अगर आपके पास कॉमर्स स्ट्रीम है तो ये वीडियो आपको बहुत ध्यान से देखनी चाहिए। इस वीडियो के अंदर हम एक डिटेल चर्चा करेंगे एक कोर्स के रिगार्डिंग। उस कोर्स का नाम क्या है? CMA कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटेंट। जब आप ये कोर्स करने लगेंगे तो आपको इस कोर्स को कंप्लीट करने के लिए 3 स्टेप से गुजरना पड़ेगा। फर्स्ट स्टेप इज CMA फाउंडेशन, सेकेंड इज इंटरमीडिएट एंड थर्ड इज फाइनल। तो आज जो हम मेन बात करेंगे वो मेन बात हम करेंगे फाउंडेशन एग्जाम के बारे में। अगर आप 12th मार्च 2025 में एग्जाम दे रहे हैं तो आप फाउंडेशन जस्ट जून 2025 जून 2025 में आप CMA फाउंडेशन का एग्जाम दे सकते हैं। इसका क्या क्या कोर्स स्ट्रक्चर रहेगा, क्या फ्लो चार्ट रहेगा, उसकी डिटेल चर्चा करेंगे। वीडियो थोड़ी सी लंबी रहेगी और हम ये चाहेंगे कि आप इस वीडियो को पूरा देखें सो दैट आप क्लिस्टर क्लियर आप एनालाइज कर सकें कि आप इस कोर्स को कैसे करेंगे और क्या क्या आपको बेनिफिट मिलेंगे। सबसे पहले फ्लो चार्ट की बात कर रहे हैं। CMA करने के लिए 2 ऑप्शन है आपके पास, या तो आप फाउंडेशन कोर्स के थ्रू एडमिशन ले सकते हैं या डायरेक्ट एंट्री इंटरमीडिएट के थ्रू एडमिशन ले सकते हैं। अगर आप इंटरमीडिएट में एडमिशन लेना चाहते हैं तो देन स्टूडेंट की कम से कम ग्रेजुएशन कंप्लीट होनी चाहिए। तो हम इसकी बात ही नहीं करेंगे, हम बात करेंगे उन बच्चों की जो 12th का एग्जाम देने जा रहे हैं मार्च 2025 में। आप सबसे पहले फाउंडेशन में एडमिशन लेंगे। फाउंडेशन में एडमिशन लेने के बाद जून 2025 के अंदर आप फाउंडेशन का एग्जाम दे सकते हैं। इस फाउंडेशन के एग्जाम में क्या क्या चीज़ें आपके पास आएंगी उन सब की डिटेल चर्चा भी करेंगे। आप सबसे पहले 12th का एग्जाम देंगे। जस्ट अप्रैल मई 2-2.5 महीने की तैयारी करके जून 2025 में CMA फाउंडेशन का एग्जाम भी आप दे सकते हैं। जैसे ही आप CMA फाउंडेशन का एग्जाम देंगे तो आपको CMA इंटरमीडिएट में एडमिशन लेना पड़ेगा। इंटरमीडिएट में एडमिशन लेने के बाद आपको एक स्किल ट्रेनिंग करनी पड़ेगी 140 आवर्स की। ये ट्रेनिंग CMA इंस्टीट्यूट ही कराता है, इसलिए आपको इसकी ज़्यादा चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। फिर आप CMA इंटरमीडिएट का एग्जाम देंगे। जैसे ही आप CMA इंटरमीडिएट का एग्जाम देंगे तो आपको 7 दिन के लिए इंडस्ट्री ओरिएंटेड ट्रेनिंग करनी पड़ेगी। एक आपको 3 साल के लिए प्रैक्टिकल ट्रेनिंग करनी पड़ेगी। इस 3 साल में से 15 महीने की प्रैक्टिकल ट्रेनिंग करनी मैंडेटरी है। उसके बाद आप CMA फाइनल का एग्जाम देंगे। जैसे आप CMA फाइनल के अंदर क्वालिफाई हो जाएंगे और ये आपकी 3 इयर्स की प्रैक्टिकल ट्रेनिंग जैसी आपकी कंप्लीट हो जाएगी तो आप खुद एज ए CMA वर्किंग कर पाएंगे। तो ये तो छोटा सा हमने फ्लो चार्ट बताया CMA का। अगर आप इसको ध्यान से देखें तो एंटायर ड्यूरेशन ऑफ CMA इज नियर अबाउट 4.5 ईयर। अब बच्चे सबसे पहले पूछते हैं सर इस CMA कोर्स की फीस क्या है। अगर मैं इस फीस स्ट्रक्चर की बात करूं तो ये जो फीस स्ट्रक्चर हमने लिखा हुआ सामने आपको दिख रहा है ये CMA इंस्टीट्यूट की वेबसाइट से है। पोस्टल फीस, अगर आप पोस्टल एडमिशन लेते हैं CMA फाउंडेशन के अंदर तो इसकी फीस मात्र 6,000 रुपये है। लेकिन जैसे ही आप इंटरमीडिएट की बात करेंगे तो इंटरमीडिएट की फीस 23,100 रुपये और CMA फाइनल की फीस है 25,000 रुपये। ये CMA इंस्टीट्यूट को देनी होती है। अब यहाँ पर लास्ट डेट आपको 31 जनवरी लिखा मिलेगा फॉर जून अटेम्प्ट, लेकिन ये वाली डेट CMA इंस्टीट्यूट ने बढ़ाकर एट प्रेजेंट जो कर रखी है वो कर रखी है 10 फरवरी। और मुझे उम्मीद है आप ये वीडियो 10 फरवरी से पहले ही देख रहे होंगे। अगर आप 10 फरवरी से पहले वीडियो देख रहे हैं तो ये आपके पास गोल्डन चांस है, आपके पास थोड़ा सा समय बचा हुआ है। आप अपने 6 महीने सेव कर सकते हैं और जून 25 के अंदर ही CMA फाउंडेशन का एग्जाम दे सकते हैं। फिर ये बताता है कि जो 23,100 रुपये की फीस है इंटरमीडिएट की, ये आप 2 इंस्टॉलमेंट में पे कर सकते हैं। और जो 25,000 रुपये CMA फाइनल की फीस है ये भी आप 2 इंस्टॉलमेंट में पे कर सकते हैं। सर हमें तो एट प्रेजेंट फाउंडेशन में एडमिशन लेना है। मैंने कहा एट प्रेजेंट जब आपने फाउंडेशन में एडमिशन लेना तो आपने सिर्फ 6,000 रुपीज़ की फीस पे करनी है। पास हो जाओगे एग्जाम देने के बाद, फिर इंटर की फीस लगेगी, फिर इंटर के एग्जाम दोगे, फिर इंटर पास करोगे, फिर फाइनल की एडमिशन फीस लगेगी। तो ये फीस आपकी इंस्टॉलमेंट में आपको देनी है। अब मेन बात ये आती है कि सर CMA का सिलेबस क्या है। जैसे ही हम इस CMA के सिलेबस की चर्चा करेंगे आपको लगेगा अरे वाह ये तो बड़ा आसान है। ये CMA इंस्टीट्यूट की वेबसाइट से हमने सिलेबस लिया हुआ है। तो यहाँ पे कहता है कि साहब अगर आप फाउंडेशन कोर्स करते हो तो ये फाउंडेशन कोर्स कितने मार्क्स का है? 400 मार्क्स का। इसके अंदर पेपर कितने आएंगे सर? 4। पेपर नंबर 1 फंडामेंटल ऑफ बिजनेस लॉ एंड बिजनेस कम्युनिकेशन। पेपर नंबर 2 फंडामेंटल ऑफ फाइनेंशियल एंड कॉस्ट अकाउंटिंग। पेपर नंबर 3 फंडामेंटल ऑफ बिजनेस मैथमेटिक्स एंड स्टैटिस्टिक्स। एंड 4th पेपर इज फंडामेंटल्स ऑफ बिजनेस इकोनॉमिक्स एंड मैनेजमेंट। सर इनसे बहुत सारी चीज़ें तो हमने पढ़ी नहीं। मैंने कहा जो पढ़ी नहीं उसकी चर्चा अभी करते हैं, पहले उसकी चर्चा करते हैं जो आपने पढ़ी है। जैसे बिजनेस इकोनॉमिक्स, जैसे मैनेजमेंट, जैसे
फाइनेंशियल अकाउंटिंग। तो ये चीज़ें आपने बहुत अच्छे से पहले कहीं ना कहीं देखी होगी, और मैथमेटिक्स और स्टैट्स भी आपने कभी न कभी आइदर इन +1 और इन +2 इकोनॉमिक्स में कहीं ना कहीं आपने स्टैट्स का पोर्शन भी पढ़ा होगा। अब हम डिटेल चर्चा करेंगे इन 4 पेपर्स की, इन 4 पेपर में क्या क्या चीज़ें आएंगी। और नीचे चलते हैं, ये देखिए ये आपका फाउंडेशन कोर्स है। फाउंडेशन कोर्स का पेपर नंबर 1 फंडामेंटल ऑफ बिजनेस लॉ एंड बिजनेस कम्युनिकेशन। हर पेपर सीए में फाउंडेशन के जो 4 पेपर हैं, चारों के चारों पेपर 2 पार्ट्स में डिवाइड हैं। जैसे फंडामेंटल ऑफ बिजनेस लॉ एंड बिजनेस कम्युनिकेशन, तो जो बिजनेस लॉ है वो आपका 80 मार्क्स का आएगा, और जो बिजनेस कम्युनिकेशन है वो आपकी 20 मार्क्स की आएगी। दूसरे पेपर का नाम है फंडामेंटल ऑफ फाइनेंशियल एंड कॉस्ट अकाउंटिंग। फाइनेंशियल अकाउंट आपका 70 मार्क्स का आएगा, और कॉस्ट अकाउंटिंग आपकी 30 मार्क्स की आएगी। नेक्स्ट है बिजनेस मैथमेटिक्स एंड स्टेट्स। बिजनेस मैथमेटिक्स आएगा आपका सिर्फ और सिर्फ 40% 40 मार्क्स का, और फंडामेंटल ऑफ बिजनेस स्टेट्स आएगा आपका 60 मार्क्स का। नेक्स्ट है फंडामेंटल ऑफ बिजनेस इकोनॉमिक्स एंड मैनेजमेंट, जो आपकी बिजनेस इकोनॉमिक्स है ये आएगी 70% 70 मार्क्स की, और फंडामेंटल ऑफ मैनेजमेंट है सिर्फ 30%। अब हम डिटेल चर्चा करेंगे इस सिलेबस के अंदर क्या क्या चीज़ें हैं। हम इंटर के सिलेबस की और फाइनल के सिलेबस की चर्चा नहीं करेंगे, हम इस वीडियो में सिर्फ फाउंडेशन के सिलेबस की डिटेल चर्चा करेंगे। जैसे सीएम में फाउंडेशन का फर्स्ट एग्जाम है फंडामेंटल ऑफ बिजनेस लॉ एंड बिजनेस इकोनॉमिक्स, तो 100 मार्क्स का आपका ये एग्जाम है, जिसके अंदर से बिजनेस लॉ आपका है 80 मार्क्स का, और कम्युनिकेशन आपकी 20 मार्क्स की। जो ये बिजनेस लॉ है इसके अंदर सिर्फ 4 ही चैप्टर हैं। कौन कौन से चैप्टर हैं? सबसे पहले है इंट्रोडक्शन, लॉ कैसे बनता है, बिजनेस लॉ क्या चीज़ होती है, हम कैसे लॉ पार्लियामेंट के अंदर पास करते हैं, कब कोई भी बिल लॉ बनता है, इस तरह की कुछ चर्चा की जाएंगी। दूसरा है हमारा इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872, थर्ड इज सेल्स ऑफ गुड एक्ट 1930, एंड फोर्थ इज नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट 1881। यहाँ पर भी बाइफिकेशन कर रखी है कि 80 में से 10, 30, 20 और 20 ये अलग अलग परसेंटेज भी कर रखी हैं। इतनी डिटेल इलेबोरेशन तो सीएमए इंस्टीट्यूट ही कर सकता है कि इस चैप्टर में से भी कितने मार्क्स का आपका क्वेश्चन आएगा, इस चैप्टर में से कितने मार्क्स का उन्हें एवरेज यहाँ पे क्वेश्चन आएगा। अब बिजनेस लॉ के अंदर जो इंट्रोडक्शन है उसके अंदर सबसे पहले टॉपिक है सोर्स ऑफ लॉ, लेजिस्लेटिव प्रोसेस इन इंडिया, लीगल मेथड एंड प्राइमरी एंड सबऑर्डिनेट लेजिस्लेशन। अगला पॉइंट है इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। जैसे ए ने बी के साथ कोई कॉन्ट्रैक्ट किया, तो हो सकता है ए उसको परफॉर्म करने से मना कर दे, हो सकता है बी परफॉर्म करने से मना कर दे, हो सकता है ए परफॉर्म कर दे बी पेमेंट करने से मना कर दे, वाइस वर्सा, कुछ भी हो सकता है। तो इस तरह की सारी चर्चा इस इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में आएगी। इसके अंदर हम पढ़ेंगे ऑफर क्या होता है, एक्सेप्टेंस क्या होता है, कॉन्ट्रैक्ट कैसे बनते हैं, कॉन्ट्रैक्ट के टाइप कौन कौन से होते हैं, वाइडेबल क्या है, वैलिड क्या है। ये बड़ी इजी सी बातें हैं जो इस चैप्टर के अंदर हम कवर करेंगे। अगला हमारा जो थर्ड टॉपिक है वो है सेल्स ऑफ गुड एक्ट। ए ने बी को कुछ गुड्स सेल करी। अब क्वेश्चन ये आता है कि ए ने जब गुड्स सेल की हैं तो दो बातें होंगी, या तो कैश सेल की होगी या क्रेडिट। अब अगर क्रेडिट सेल करी है तो बी अगर पेमेंट ना करे तो ए क्या करेगा, और अगर ए ने जो गुड्स सेल किए हैं वो बेकार इंफीरियर क्वालिटी की मिले तो बी के पास कौन कौन से राइट हैं। ये सारी बातें सेल्स ऑफ गुड एक्ट के अंदर डिफाइन की जाएंगी। जैसे डेफिनेशन क्या है, ट्रांसफर ऑफ ओनरशिप क्या होती है, कंडीशन क्या होती है, वारंटी क्या होती है, कॉन्ट्रैक्ट को परफॉर्म कौन करेगा, इस तरह की बातें। फोर्थ इज नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट। ये नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट आपने प्रैक्टिकली अकाउंट्स में पढ़ा हुआ है। एक सेलर ने बायर बी को गुड्स बेच दी तो बायर कहता है मैं पैसे बाद में दूंगा, और एक लीगल डॉक्यूमेंट पे बायर साइन कर देता है, तो बायर के लिए क्या बन जाएगा, वो बिल्स पेबल, और सेलर के लिए क्या बन जाएगा, वो बिल्स रिसीवेबल। ये बिल्स रिसीवेबल प्रैक्टिकली कैसे बनाए जाते हैं, अगर बी आर डिसऑनर हो जाए तो प्रैक्टिकली केस कैसे किया जाएगा, ये सारी चीजें हम इस नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट 1881 के अंदर कवर करेंगे। बड़ा ईजी सा चैप्टर है, आपने ये वर्ड जरूर सुने होंगे, प्रोमाइजी नोट, बिल ऑफ एक्सचेंज एंड चेक। ये 3 चीजें इसके अंदर कवर होंगी। और ये आपके फर्स्ट 4 चैप्टर कितने मार्क्स के हैं जी, 80 मार्क्स के, जिसमें से 10 मार्क्स का आपका फर्स्ट चैप्टर है, 30 मार्क्स का कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, 20 मार्क्स का सेल्स ऑफ गुड एक्ट एंड 20 मार्क्स का नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट। अगली बात आती है जी बिजनेस कम्युनिकेशन की। बिजनेस कम्युनिकेशन के अंदर कह रहे हैं कि बिजनेस कम्युनिकेशन की इंट्रोडक्शन देंगे, इफेक्टिव बिजनेस कम्युनिकेशन कैसे होती है, कम्युनिकेशन के प्रोसेस क्या क्या हैं, अगर मैं सोशल मीडिया के थ्रू कोई कम्युनिकेशन करना चाहता हूं तो मुझे क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, लेटर कैसे बनेंगे, मेमोरेंडम कैसे बनेंगे, रिपोर्ट्स कैसे बनेंगी, रिपोर्ट का फॉर्मेट क्या होगा। ये जर्नल सी बातें हैं जो यहाँ पे 20 मार्क्स की आपकी वेटेज रखती हैं। तो ये आपका
फर्स्ट जो पेपर रहेगा बिजनेस लॉ एंड बिजनेस कम्युनिकेशन, उसकी हमने डिटेल चर्चा करी। नेक्स्ट बात करते हैं पेपर नंबर 2 की, और पेपर नंबर 2 देख के आपको लगेगा अरे ये तो जो हमारा अकाउंट्स था वही है। मैंने कहा हाँ, हमारे पेपर का नाम क्या है, फंडामेंटल ऑफ फाइनेंशियल एंड कॉस्ट अकाउंटिंग। फाइनेंशियल अकाउंट हमने पढ़ी हुई है, कॉस्ट अकाउंटिंग नहीं है हमारे लिए, और फाइनेंशियल अकाउंट हमारे 70 मार्क्स की वेटेज रखता है और कॉस्ट अकाउंटिंग सिर्फ 30 मार्क्स की वेटेज रखता है। और जो 70 मार्क्स का फाइनेंशियल अकाउंट है उसके अंदर 3 ही चैप्टर हैं, अकाउंटिंग फंडामेंटल 30 मार्क्स का, अकाउंटिंग फॉर स्पेशल ट्रांजैक्शन 15 मार्क्स की, एंड प्रिपरेशन ऑफ फाइनल अकाउंट 25 मार्क्स का। डिटेल चर्चा करते हैं। अकाउंटिंग फंडामेंटल, इसके अंदर सारी चीज़ें आएंगी, अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स क्या होते हैं, कॉन्सेप्ट्स क्या होती हैं, कन्वेंशन क्या होती है, कैपिटल एंड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर क्या होते हैं, सब आपने +1 क्लास में पढ़ा हुआ है। डबल एंट्री सिस्टम कैसे काम करती है, बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्री क्या रहती हैं, सब्सिडी बुक्स क्या रहती हैं, अकाउंट्स का फाइनलाइजेशन कैसे करते हैं, जर्नल डे बुक कैसे बनेगी, जर्नल प्रॉपर कैसे बनेगी, क्लोजिंग एडजस्टमेंट कैसे करेंगे, रेक्टिफिकेशन कैसे करेंगे, लेजर कैसे बनेगा, कैश बुक कैसे बनेगी, ट्रायल बैलेंस कैसे बनेगा, और रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर कैसे होगा, डेप्रीशिएशन जो आपने +1 क्लास में पढ़ा था वो, एंड अकाउंटिंग ट्रीटमेंट फॉर बैड एंड प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेटर्स। ये सारी चीज़ें आपने +1 क्लास में पढ़ी हुई हैं। दूसरा जो हमारा टॉपिक है वो है अकाउंटिंग फॉर स्पेशल ट्रांजैक्शन। इसके अंदर एक नई चीज़ आएगी, कंसाइनमेंट और जॉइंट वेंचर। कंसाइनमेंट और जॉइंट वेंचर ये 2 नए टॉपिक हैं जो आपने +1 +2 में कहीं नहीं पढ़े हुए हैं। बिल्स ऑफ एक्सचेंज आपने जरूर पढ़ा होगा +1 क्लास में, और यहाँ पर एक नया टॉपिक आता है एकोमोडेशन बिल, और कह रहा है कि हमारे इस CEMA फाउंडेशन में भी एक्सक्लूड कर दिया हमने एकोमोडेशन बिल, मतलब बिल्स ऑफ एक्सचेंज का वही चैप्टर है जो आपने +1 क्लास में पढ़ा हुआ है। अगला पॉइंट है प्रिपरेशन ऑफ फाइनल अकाउंट, और फाइनल अकाउंट मुझे उम्मीद है आपको +1 क्लास में आपने बहुत अच्छे से करा होगा। इसके अंदर हम क्या बनाएंगे, एक इनकम स्टेटमेंट और एक बैलेंस शीट सोल प्रोप्राइटर की, एक नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन के लिए रिसिप्ट्स एंड पेमेंट अकाउंट, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट और बैलेंस शीट बनाएंगे। ये हमारे फाइनेंशियल अकाउंट का डिटेल सिलेबस है 70 मार्क्स का। अगर मैं इस 70 मार्क्स के सिलेबस की बात करूं तो 2 चैप्टर हैं, फर्स्ट इज कंसाइनमेंट, सेकंड इज जॉइंट वेंचर, जो आपने कभी नहीं पढ़े, अदरवाइज सब कुछ आपने पढ़ा हुआ है, सब कुछ आपने पढ़ा हुआ है। बस आपको उन सबको पॉलिश करना पड़ेगा, एक बार रिवाइज करना पड़ेगा, थोड़ा सा CMA के एग्जाम के पैटर्न के हिसाब से उसको स्टडी करनी पड़ेगी। नेक्स्ट इज कॉस्ट अकाउंटिंग। कॉस्ट अकाउंटिंग में सबसे पहले बात करता है फंडामेंटल ऑफ कॉस्ट अकाउंटिंग में हम इसकी मीनिंग की बात करेंगे, डेफिनेशन की बात करेंगे, सिग्निफिकेंस ऑफ कॉस्ट अकाउंटिंग की बात करेंगे, डेफिनेशन ऑफ कॉस्ट, कॉस्ट सेंटर, ये आसान सी बातें हैं। जब आप आएंगे तो इसकी डिटेल चर्चा फिर हो जाएगी। और ये सिंपल से टॉपिक आपके कितने मार्क्स की वेटेज रखते हैं, 30 मार्क्स की वेटेज रखते हैं। ये हो गया आपका पेपर नंबर 2। बारी आई पेपर नंबर 3 की। पेपर नंबर 3 का नाम है बिजनेस मैथमेटिक्स एंड स्टैट्स। ये स्टेट्स भी वही है जो बिजनेस में यूज करेंगे, तो ये पेपर भी आपका 100 मार्क्स का है, जिसमें से फंडामेंटल ऑफ बिजनेस मैथमेटिक्स सिर्फ कितने मार्क्स का है, 40 मार्क्स का। सर हमारे पास 12th में मैथ नहीं है, +1 में मैथ नहीं है, तो हम क्या इसको कवर कर पाएंगे? मैंने कहा बड़े इजीली कवर कर पाओगे, क्योंकि कुछ टॉपिक इसके अंदर बहुत ही आसान है। और दूसरा है बिजनेस स्टैटिस्टिक्स। बिजनेस मैथ के अंदर 3 ही चैप्टर हैं, अर्थमेटिक, एल्जेब्रा एंड कैलकुलस, और बिजनेस स्टैट्स के अंदर भी आपके 5 चैप्टर हैं, एक नॉर्मल रिप्रेजेंटेशन ऑफ डेटा, एक मेजरमेंट ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी, एक कोरिलेशन रिग्रेशन, एक प्रोबेबिलिटी और एक इंडेक्स नंबर। अगर मैं अर्थमेटिक्स की बात करूं, इसमें आएगा रेशो, टाइम वैल्यू ऑफ मनी, एपी एंड जीपी। एल्जेब्रा की बात करूं तो यहाँ पे आएगा सेट इंडिसेस, परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन। अगर मैं कैलकुलस की बात करूं तो यहाँ पे सिंपल सी आएगी, कॉन्सेप्ट ऑफ कैलकुलस एंड इट्स एप्लीकेशन, रेवेन्यू एंड कॉस्ट फंक्शन। सेक्शन जो हमारा बी है बिजनेस स्टैटिस्टिक्स, ये आपने जरूर पढ़ा होगा कभी ना कभी। डायग्रामेटिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ डेटा, फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ डेटा, मेजरमेंट ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी, आपने जरूर कभी ना कभी इकोनॉमिक्स में पढ़ा होगा। मीन, मोड, मीडियन, स्टैंडर्ड डेविएशन, रेंज, क्वार्टल डेविएशन और कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन, कार्ल-पर्सन वगैरह, ये जो कुछ ऑथर से कार्ल-पर्सन एंड बाउलिस, कोएफिशिएंट ऑफ स्कीवनेस, ये 2-3 टॉपिक शायद नहीं आएंगे आपके पास। कोरिलेशन रिग्रेशन एक बड़ा इजी सा टॉपिक है, एक प्रोबेबिलिटी बड़ा इजी सा टॉपिक है, एक इंडेक्स नंबर बड़ा इजी सा टॉपिक है। तो ये हमारा पेपर नंबर हो गया 3, और पेपर नंबर 3 में मैथ है सिर्फ 40 मार्क्स का, और आपकी बिजनेस स्टैटिस्टिक्स है 60 मार्क्स की। अगली चर्चा करते हैं लास्ट पेपर की। लास्ट पेपर का नाम क्या है, फंडामेंटल ऑफ बिजनेस इकोनॉमिक्स एंड मैनेजमेंट। सर ये वही बिजनेस इकोनॉमिक्स है जो हमने पहले पढ़ी है, देखते हैं।
जो आपकी बिजनेस इकोनॉमिक्स है ये 70 मार्क्स की है, और जो आपका मैनेजमेंट है कितने मार्क्स का है, 30 मार्क्स का। जो इकोनॉमिक्स है उसके अंदर 4 चैप्टर हैं, बेसिक कॉन्सेप्ट, फॉर्म ऑफ मार्केट, मनी एंड बैंकिंग, इकोनॉमिक्स एंड बिजनेस इन्वायरमेंट, और मैनेजमेंट के अंदर एक ही चैप्टर है, फंडामेंटल ऑफ मैनेजमेंट। अब बात करते हैं इकोनॉमिक्स के अंदर जो फर्स्ट चैप्टर है वो कौन सा है, बेसिक कॉन्सेप्ट, फंडामेंटल ऑफ इकोनॉमिक, यूटिलिटी, वेल्थ, थ्योरी ऑफ डिमांड, थ्योरी ऑफ प्रोडक्शन, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन एंड मीन्स ऑफ प्रोडक्शन। मुझे उम्मीद है ये चीज़ आपने कभी ना कभी +1 या +2 की इकोनॉमिक्स में पढ़ा होगा। फॉर्म्स ऑफ मार्केट, मार्केट कई तरह की होती है, परफेक्ट कंपटीशन, डिओपोली, ओलिगोपोली, मोनोपोली, मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन, इन सब के अंदर प्राइस डिटरमिनेशन करना, जो सब कुछ आप ऑलरेडी पढ़े बैठे हो वही सब कुछ यहाँ पर है। अगला है मनी एंड बैंकिंग, इसमें बात करेगा मनी क्या होती है, मनी के फीचर्स क्या हैं, बैंकिंग कैसे करते हैं, कमर्शियल बैंक क्या होते हैं, क्रेडिट कंट्रोल, मनी मार्केट के ऊपर कंट्रोल कैसे किया जाएगा। इकोनॉमिक्स एंड बिजनेस एनवायरनमेंट में आएगा पॉलिटिकल, इकोनॉमिक, सोशल, टेक्नोलॉजिकल एनवायरनमेंट एंड लीगल एनालिसिस के बारे में चर्चा करेंगे। 2-3 और नई चीज़ें हैं इसके अंदर आएंगी। नेक्स्ट है फंडामेंटल ऑफ मैनेजमेंट, और जैसे आप इसको पढ़ोगे तो ये मैनेजमेंट भी आपने कभी न कभी पढ़ा हुआ है। इंट्रोडक्शन टू मैनेजमेंट, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, लीडिंग, ये सब आपने कभी ना कभी पढ़ा हुआ है। कम्युनिकेशन, कोऑर्डिनेशन, कोलैबोरेशन, मॉनिटरिंग एंड कंट्रोल, ये कभी ना कभी आपने पढ़ा होगा। ऑर्गेनाइजेशन का स्ट्रक्चर, ये आपने जरूर कभी ना कभी पढ़ा होगा। लीडरशिप, मोटिवेशन, डिसीजन मेकिंग, टाइप एंड प्रोसेस, ये कुछ 2-3 टॉपिक आपके नए आएंगे। ये मैंने आपको सारा सिलेबस दिखा दिया CMA फाउंडेशन का, चारों सब्जेक्ट का। सर हमने जैसे ही CMA फाउंडेशन का सिलेबस देखा तो हमें लगा कि बहुत सारा सिलेबस हमने पढ़ा हुआ है और बहुत कुछ ऐसा है जो हम पहली बार पढ़ेंगे। ऑब्वियसली बात है, अब आप जब भी प्रोफेशनल कोर्स में आओगे कुछ ना कुछ तो आपको ऐसा पढ़ना पड़ेगा जो आपने पहले नहीं पढ़ा हुआ, और वो थोड़ा सा डिटेल में भी आपको पढ़ना पड़ेगा। मेरा मानना ये है कि अगर आप अप्रैल से स्टडी स्टार्ट करते हैं ऑन एन एवरेज, अप्रैल पूरा है आपके पास, मई पूरा है आपके पास, और जून के भी आपको 10-12 दिन मिलेंगे, तो ये 2.5 मंथ, 2.25 महीने के अंदर अंदर ये आप फाउंडेशन बड़े इजीली क्रैक कर सकते हैं। फर्क ये पड़ेगा कि आपको 1-1.5 घंटे डेली एक्स्ट्रा पढ़ना पड़ेगा। अगर आप इस अटेम्प्ट को चूक जाते हो, जून वाले अटेम्प्ट को, तो नेक्स्ट अटेम्प्ट आपकी सीधा आएगी दिसंबर 2025 में, और दिसंबर 2025 के लिए आपके डायरेक्ट 6 महीने आपके लग जाएंगे। तो मेरी आपसे यही रिक्वेस्ट है कि आप जून वाले अटेम्प्ट को जरूर जो है ना के लिए प्रिपेयर करें। अब बात आती है सर पेपर कैसा आएगा, पेपर कैसा आएगा, पेपर में हम अपीयर कैसे होंगे, सेंटर कहाँ कहाँ पे आ सकता है, क्या फीस स्ट्रक्चर रहेगा, इस तरह की डिटेल चर्चा भी कर लेते हैं। अब जो मैं आपको बात बताने जा रहा हूँ वो बात सुनते ही आपको बड़ी आनंद की अनुभूति होगी। वो क्या कि 100 मार्क्स का पहला पेपर है, 100 मार्क्स का दूसरा पेपर है, 100 मार्क्स का तीसरा और 100 मार्क्स का चौथा पेपर है। तो टोटल आपका 400 मार्क्स के पेपर हो गए, पेपर नंबर 1, पेपर नंबर 2, पेपर नंबर 3 एंड पेपर नंबर 4। अगर आप CMA फाउंडेशन फर्स्ट अटेम्प्ट में पास होना चाहते हो तो आपको 2 क्राइटेरिया फिल करने पड़ेंगे। सर कौन से 2 क्राइटेरिया में पूरे करने पड़ेंगे? आपको जो 2 क्राइटेरिया पूरे करने पड़ेंगे वो कि आपके ओवरऑल 50% मार्क्स होने चाहिए, यानी कि आउट ऑफ 400 आपके एटलीस्ट 200 मार्क्स होने चाहिए चारों एग्जाम्स के मिला के। लेकिन इंडिविजुअल किसी भी सब्जेक्ट में आपके 40% से कम मार्क्स नहीं होने चाहिए। फॉर एग्जाम्पल किसी बच्चे के एग्जाम नंबर 2 में 45 मार्क्स आ गए, तो यहां पर उसके 40 से तो प्लस आ गए मार्क्स, लेकिन 50% नहीं बन रहे। तो अगर वो और किसी एग्जाम में 55 मार्क्स ले लेगा तो दोनों कंडीशन फुलफिल हो जाएंगी कि टोटल भी मेरा 200 बन जाएगा और इंडिविजुअल भी 40% से कम नहीं आएंगे। मैं दोबारा बता देता हूं, किसी भी इंडिविजुअल पेपर में आपके 40 से कम मार्क्स नहीं होने चाहिए और इन चारों का टोटल एटलीस्ट 200 होना चाहिए। अगली बात जो बड़ी इंपॉर्टेंट है, ये सारे के सारे एग्जाम्स, सारे के सारे पेपर आपके चारों CMA फाउंडेशन के MCQ बेस आएंगे। एक क्वेश्चन दिया रहेगा आपको, इस क्वेश्चन के नीचे 4 ऑप्शन होंगी A, B, C और D। जो सही ऑप्शन होगी उसको आपको ऐसे सर्कल करना पड़ेगा। सर अगर हम सही सर्कल को निशान लगा देंगे, सही सॉल्यूशन पे सर्कल कर देंगे तो क्या हमें 1 नंबर मिलेगा? मैंने कहा हाँ। अब अगली बात और सुने ध्यान से, देयर इज नो नेगेटिव मार्किंग। अगर आपसे किसी भी वजह से क्वेश्चन गलत हो जाता है तो नेगेटिव मार्किंग है ही नहीं। मतलब जो क्वेश्चन आपको नहीं आता तो भी आप उसमें गैस कर सकते हैं।
वैसे देखो बीइंग ए टीचर मुझे ऐसा नहीं कहना चाहिए, कई बार क्या होता है बच्चे को थोड़ा सा कन्फ्यूजन होता है कि देखो ए आंसर हो नहीं सकता, बी आंसर हो नहीं सकता, या तो इसका आंसर सी है या इसका आंसर डी है। अगर नेगेटिव मार्किंग होती तो आप इस क्वेश्चन को छोड़ के आते। अब हम कह रहे हैं कि जब नेगेटिव मार्किंग नहीं है तो आपको इसको फिल करके आना चाहिए। तो ये हमने 2-3 बात करी एमसीक्यू की, नो नेगेटिव मार्किंग की। अब एक और इम्पोर्टेंट बात, सर ये जो 4 पेपर हैं हमारे, पेपर नंबर 1, पेपर नंबर 2, पेपर नंबर 3 और पेपर नंबर 4, क्या ये 4 दिन में होंगे? मैंने कहा नहीं। तो सर क्या ये 2 दिन में होंगे? मैंने कहा नहीं, एक ही दिन में पेपर हो जाएंगे चारों। सर वो कैसे? पेपर नंबर 1, पेपर नंबर 2 सुबह आपका हो जाएगा 10 से 12, फिर आपको ब्रेक मिलेगा, फिर पेपर नंबर 3 और पेपर नंबर 4 हो जाएगा आपका 2 से 4। ठीक है जी। सर इसके एमसीक्यू करने के लिए जब हमें 2 आवर मिल रहे हैं तो क्या हमें पहले पेपर के लिए 1 घंटा और दूसरे पेपर के लिए भी 1 आवर मिलेगा? आंसर इज नो। आपको 2 क्वेश्चन पेपर और इन 2 क्वेश्चन पेपर की आंसर शीट जिसमें आपको सर्कल को फिल करना है वो आपको एक साथ मिल जाएगी 2 घंटे के लिए। अब आप दोनों सब्जेक्ट को इक्वल टाइम देना चाहें आपकी मर्जी है, किसी पेपर को 10 मिनट ज़्यादा और दूसरे पेपर को 10 मिनट कम देना चाहें वो आपकी मर्जी है। अब ऐसी एग्जाम नंबर 3 और एग्जाम नंबर 4 ये भी आपके एक साथ ही होंगे। दोनों का क्वेश्चन पेपर, दोनों की OMR शीट आपको एक साथ दे दी जाएगी। आपको पेपर नंबर 3 और पेपर नंबर 4 दोनों कुल मिला के 2 आवर्स में करना है। तो अगर हम नटशेल में देखें तो CMA फाउंडेशन बहुत ईजी है। थोड़े से ध्यान से अप्रैल मई में अगर आप थोड़े से एक्स्ट्रा एफर्ट कर लेंगे तो आप बड़ी आसानी से CMA फाउंडेशन पास कर सकते हैं। अब हम चर्चा करेंगे CMA फाउंडेशन में एडमिशन कैसे लिया जाए। उसके लिए हम चलते हैं CMA इंस्टीट्यूट की डायरेक्ट वेबसाइट पे। मुझे उम्मीद है आपको वेबसाइट दिख रही होगी, ICMAI। अगर हम यहाँ जाते हैं स्टूडेंट सेक्शन में और स्टूडेंट सेक्शन में इस पॉपअप को बंद करते हैं और नीचे जाते हैं तो यहाँ देखें लिखा हुआ है ऑनलाइन एडमिशन। अगर आप ऑनलाइन एडमिशन को क्लिक करते हैं तो यहाँ पे कह रहा है कि जून 2025 के लिए आप अगर क्लास 10th पास कर चुके हैं और 12th के एग्ज़ाम दे रहे हैं मार्च 25 में तो आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। मैं जैसे ही इस अप्लाई को क्लिक करता हूँ तो ये हमारे से कई चीज़ें मांगेगा और यहाँ पे कह रहा है कि देखो आपकी जो फीस है वो है 6000 रुपीज़। अब बच्चे पूछते हैं सर यहाँ पे हमें अप्लाई करने के लिए और क्या क्या फॉर्मेलिटीज़ करनी पड़ेंगी, क्या क्या चीज़ें हमें चाहिए, कौन कौन से डॉक्यूमेंट हमें चाहिए? बड़ी आसान सी बात है। देखो, एक आपका आधार नंबर होना चाहिए, एक आपके पास फ़ोन नंबर होना चाहिए, मोबाइल नंबर जिस पे OTP आएगा, एक आपकी ईमेल लगेगी जिस पे OTP आएगा, ऑथेंटिकेट हो जाएगा। ऑथेंटिकेट होने के बाद आपकी फ़ोटो लगेगी, 6000 रुपये की ऑनलाइन पेमेंट होगी, 10th की मार्कशीट आपकी लगेगी, 12th का रोल नंबर अगर आपके पास है तो वो 12th का रोल नंबर लगेगा। दैट्स ऑल। यही तो डॉक्यूमेंट आपके पास, एक आपके पास 10th है, एक आपके पास 12th का रोल नंबर है, एक आपके पास आधार है, एक आपके पास आपकी फ़ोटो है, एक फ़ोन नंबर है, एक ईमेल है, एक नॉर्मल आपका एड्रेस लग जाएगा। अगर आप रिजर्वेशन कैटेगरी से आते हैं तो रिजर्वेशन, अगर आप लिखते हैं कि हम रिजर्व कैटेगरी से आते हैं तो उस रिजर्वेशन का आपका जो भी सर्टिफिकेट एप्लीकेबल है वो सर्टिफिकेट अपलोड होगा। बस सर हमें क्या ये फॉर्म भरने दिल्ली जाना पड़ेगा? आंसर इज नो। ऑनलाइन फॉर्म भरा जाएगा, ऑनलाइन पेमेंट हो जाएगी, ऑनलाइन डॉक्यूमेंट अपलोड हो जाएंगे और बुक्स डायरेक्ट आपके घर पे आ जाएंगी। तो ये बात तो हमने करी CMA से रिलेटेड एडमिशन के बारे में। अगली चर्चा करते हैं कि सर आप हमारी क्या मदद कर सकते हो अगर हम CMA फाउंडेशन इसी जून 25 में पास करना चाहते हैं। तो 1 अप्रैल से 100% हमारे यहाँ पे CMA फाउंडेशन का बैच बनेगा और जो CMA फाउंडेशन का बैच बनेगा वो सिर्फ CMA का ही बैच बनेगा। ऐसा नहीं कि हम CA के बैच में ही CMA के बच्चे बिठा देंगे या CS वाले बैच में CMA के बच्चे बिठा देंगे। जो प्योर बैच होगा वो CMA का ही होगा और यहाँ पे जो स्टडी कराई जाएगी वो अकॉर्डिंग टू CMA ही कराई जाएगी। जो भी आपको बुक्स CMA इंस्टीट्यूट से मिलेंगी वो, प्लस जो हम आपको अपने नोट्स देंगे वो। अगर आप ये 3 चीज़ें ध्यान से कर लेते हैं तो 100% एश्योरेंस है कि आप CMA फाउंडेशन फर्स्ट अटेम्प्ट में बहुत अच्छे मार्क्स से पास कर सकते हैं। मुझे उम्मीद है ये वीडियो आपको बड़ी इन्फॉर्मेटिव लगी होगी और मैं उम्मीद करूंगा कि अगर आप एक बहुत अच्छे प्रोफेशनल कोर्स को सोच रहे हैं करने के लिए तो आप इस कोर्स में आ सकते हैं। जाते जाते 2 बातें और बताऊंगा बस मैं आपको। पहली बात ये कि ये कोर्स थोड़ा सा इजी है एज कंपेयर टू अदर कोर्सेज।
अब मैं किसी भी कोर्स को अप और किसी भी कोर्स को डाउन नहीं कह रहा हूँ, सब कोर्स की अपनी वैलिडेशन होती है। अगर आप सीएम में करते हैं तो आपको नॉर्मल सी मेहनत करनी है, बीकॉम से जरा सी ज़्यादा मेहनत करनी है और आप ये प्रोफेशनल कोर्स कर सकते हैं। और मज़े की बात, नियर फ्यूचर में इस कोर्स के सीए के इक्विवेलेंट होने के बहुत चांसेस हैं। तो जो बच्चे ये सुने बैठे हैं कि सीए बड़ी मुश्किल होती है, उनके लिए गोल्डन अपॉर्चुनिटी है कि वो सीए में कर सकते हैं और अपनी लाइफ को जो है ना ड्रास्टिकली चेंज कर सकते हैं। सभी बच्चों को थैंक यू।